Shehbaz Sharif Saab is declared to have been elected as the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. अस्सलाम वालेकुम। शहबाज शरीफ 174 वोट्स लेकर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंतखाबी अमल का बाइकआउट किया और कौमी असम्बली से इस्तीफ़े देने का भी ऐलान कर दिया। अब दो चीज़ें यहाँ सामने आ जाती हैं कि इस्तीफ़े देने के बाद जो उनके मुनहरिफ अरकान हैं उनको डी सीट करने के हवाले से इनकी क्या लीगल पोजीशन है, क्योंकि इंतखाबी अमल का तो आज बाइकआउट करके वो चले गए और इनके किसी मुनहरिफ रुकन ने इंतखाबी अमल में अभी तक की जो इतलात है किसी ने हिस्सा नहीं लिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी जमातों ने 174 वोट्स उन्हीं से पूरे हो जाते हैं, वो वोट डाल के शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए। तो वो लोग जो इनका साथ छोड़ के अलहदा हो गए थे, खफा हो गए थे, क्या वो बदस्तूर अरकान असम्बली रहेंगे? ये एक बड़ा क्वेश्चन सामने आएगा। शहबाज शरीफ ने प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब जीतने के बाद, कायदे-ए-मान मुंतखब होने के बाद जो पहली तकरीर की उसमें क्योंकि सबसे बड़ा चार्ज गद्दारी का है, आज भी डिप्टी स्पीकर सूरी साहब ने इस्तीफ़ा देते हुए और उठते हुए अयाज सादिक को चेयर पे बिठाते हुए सबसे बड़ा इल्ज़ाम जो आयद किया कि उस लेटर में गद्दारी साबित होती है। उस लेटर की गद्दारी अगर साबित होती है तो फिर जितने इनके इत्तेहादी जमातें, जितनी अपोजिशन पार्टीज़ उस वक्त की थीं, अब तो वो हुकूमत में आ गई, PMLN, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, काफ लीग के वो लोग जो इनके साथ आ गए हैं, MQM वाले, इसी तरह बाप पार्टी वाले, वो तो सारे गद्दारी के मुर्तकिब हो जाते हैं। और जो लोग, जो अदारे जो उनको सहूलत फ़राहम कर रहे थे कि ये अमल पाया तकमील को पहुँच जाए, वो उनके सहूलतकार हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा चार्ज है जिसको अपने कंधों पर लेकर कोई भी कब्र में जाना पसंद नहीं करेगा। तो शहबाज शरीफ ने तकरीर करते हुए आगाज़ इसी बात से किया और उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट्री कमेटी और नेशनल सिक्योरिटी का इजलास बुलाऊँगा और उस इजलास के अंदर मिलिट्री की लीडरशिप सब सारी होगी। उसी इजलास के अंदर पाकिस्तान के एम्बेसडर असद मजीद, जिनकी मीटिंग हुई थी डोनाल्ड लू से, उनको बुलाऊंगा और वहाँ पे ये सारा हिसाब होगा और अगर साबित हो जाए तो क्या होगा, बाकी तफसील शहबाज शरीफ की ज़बानी सुनते हैं। दिखाइएगा। मैं बतौर मुंतखब वज़ीर आज़म के पार्लियामान की जो सिक्योरिटी कमेटी है वहाँ पे इन कैमरा इसके ऊपर कमेटी के ऑनरेबल मेंबर्स को पूरी ब्रीफिंग दी जाए, जिसमें मुसल्लह अफवाज के तमाम सरबराह मौजूद हों, जिसमें DG ISI हो, जिसमें हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हों और जिसमें वो सफ़ीर हों जिन्होंने ये ख़त लिखा और उसके बाद ब्रसल्स उसकी ट्रांसफ़र हो गई। हमें इसमें कतई देर नहीं करनी चाहिए ताकि पूरी कौम को पता चले कि अगर खुदा ना खास्ता एक धेले की कहीं ये साबित हो जाए या हमारी इन्वॉल्वमेंट साबित हो जाए तो मैं यहाँ पर आपको गवाह बनाकर, उस खुदाए बुजुर्ग बरतर को गवाह बनाकर ये कहता हूँ कि मैं एक सेकंड में वजारत उज़्मा से इस्तीफ़ा देकर घर चला जाऊँगा। जनाब स्पीकर, जो ये सारा इल्ज़ाम है वो ये है कि 7 मार्च को वाशिंगटन के अंदर पाकिस्तानी सफ़ीर और दिफाई ताशी दोनों को दफ्तर ख़ारजा स्टेट डिपार्टमेंट बुला के उन्होंने एहतजाज डीमार्च किया और एहतजाज की वजह यह थी कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान रूस जाने वाले थे, यूक्रेन की एक सिचुएशन थी और अमेरिका को उसके ऊपर तशवीश थी। शाह महमूद कुरैशी को भी वो उस तशवीश से आगाह कर चुके थे। हमारी इतला ये है कि उसके, ये मैं अपनी इतला बता रहा हूँ, मैंने लेटर या उसके कंटेंट नहीं देखे, कि डोनाल्ड लू, उनको कहा जाता है कि उर्दू और ये हिंदी ज़ुबानें वो समझते भी हैं और बोलते भी हैं, इस इलाके में तैनात रहे हैं। असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर साउथ एशिया डेस्क के ऊपर ही असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। कोई बहुत बड़ी टॉप लेवल की कोई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नहीं है, वो एक जैसे हमारे डिप्टी सेक्रेटरी होते हैं उस लेवल के हैं। पाकिस्तान जब IMF से, FATF से और वर्ल्ड बैंक से जब इनसे कर्ज़े लेने जाता है तो हम US स्टेट डिपार्टमेंट से और US ट्रेजरी से मदद हासिल करते हैं। तो उन्होंने अपनी एक तशवीश से आगाह किया कि आप रूस का दौरा करना जा रहे हैं, तो ये दुरुस्त बात नहीं है। दूसरा, उन्होंने कहा कि आपको हर मौके के ऊपर तो हमारी मदद की ज़रूरत पड़ती है। आपने IMF के पास जाना हो, आपको वर्ल्ड बैंक के पास जाना हो, आपको FATF के पास जाना हो, तो आप पहले US स्टेट डिपार्टमेंट से या US ट्रेजरी से रब्ता करते हैं। 17% शेयर होल्डिंग है अमेरिका की IMF के बोर्ड के ऊपर। तो हम आपको बेल आउट नहीं करेंगे। अगर तो इमरान खान उस वक्त वज़ीर आज़म होंगे और यही पॉलिसी होगी तो हम आपको बेल आउट नहीं करेंगे। अदम इत्माद का प्रोसेस उस वक्त चल रहा था और यकीनन डोनाल्ड लू भी उससे वाकिफ़ थे कि अदम इत्माद का प्रोसेस चल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर तो इमरान खान ही वज़ीर आज़म हुए फिर तो हम आपको बेल आउट नहीं करेंगे, कोई और होगा तो फिर देखेंगे। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक ट्विस्ट थी जिसको इमरान खान ने ये कहकर कहा कि ये तो रजीम चेंज की पॉलिसी थी, अमेरिका ने शुरू की। 7 मार्च को वहाँ मीटिंग हुई और 8 मार्च को मेरे ख़िलाफ़ अदम एतमाद फ़ाइल होगी।
मैं इस खबर के ऊपर गुज़श्ता कई हफ्तों से, महीनों से, क्योंकि PDM वाले पिछले 1 साल से उनकी तो दिली ख्वाहिश थी कि हुकूमत गिरा दें, वो उनसे गिराई नहीं थी जाती। कभी यार या पार के नारे लगाए मरियम ने, बिलावल भाई मेरा और वो, लेकिन दरमियान में टूट फूट गया सारा काम, आगे नहीं चल सका। उस वक्त जरदारी साहब बहुत शदीद मुकदमात में फंसे हुए थे, शदीद किस्म के। वो बशीर मेमन की रिपोर्ट के मुताबिक लगता ये था कि वो 150 अरब रुपए के फेक अकाउंट्स के केस में कभी ना उनकी ज़मानत होनी है ना उन्होंने बाहर आना है। लेकिन उस वक्त PDM टूटी, जरदारी साहब की ज़मानत हुई और बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि ये एक NRO का अरेंजमेंट था जरदारी साहब के लिए। PTI ने आँख बंद कर ली और वो मामला, वो केस खटाई में पड़ गया और ज़मानत हो गई। मैंने एक प्रोग्राम, इसी प्रोग्राम में 19 जनवरी 2022, ये 7 मार्च से 19 जनवरी बहरहाल पहले आती है, एक ख़बर ब्रेक की थी और ख़बर मैं आपको उसका क्लिप दिखाऊंगा कि वो ख़बर थी क्या। इस्टेब्लिश है, प्रोग्राम ऑन एयर है, लाइव था, अवेलेबल है, रिकॉर्ड में, कहीं मैं आगे पीछे उसको ले जा नहीं सकता। 19 जनवरी 2022 दिखाइएगा उस खबर का हिस्सा। शहबाज शरीफ का नाम मुमकिना तौर पर PMLN से जब नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव की जाएगी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ख़िलाफ़, तो मुमकिना तौर पर उम्मीदवार शहबाज शरीफ होंगे PMLN से। तो एक कोशिश ये हो रही है PDM के फोरम से उनको नॉमिनेट कर दिया जाए कि PDM के उम्मीदवार शहबाज शरीफ होंगे। जब ये हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें अदम एतमाद लेकर आएंगी कौमी असम्बली में, तो PDM सपोर्ट करेगी शहबाज शरीफ को। ये खबर मैंने दी थी PDM में मौजूद तमाम जमातों के जो सीनियर लोग थे, टॉप मोस्ट, मैं सबका नाम नहीं ले सकता क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी थी उस वक्त, तो आपको एक अपना एज ए जर्नलिस्ट वर्ड देना पड़ता है कि मैं आपके नाम अभी नहीं लूँगा। उस कॉन्फिडेंशियलिटी का लिहाज रखते हुए मैंने ये ख़बर रिपोर्ट की थी कि PDM से शहबाज शरीफ को मुश्तरका उम्मीदवार के तौर पर अदम एतमाद के बाद सामने लाया जाएगा। उसके बाद इनके सामने सवाल ये था कि स्पीकर असद कैसर, उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाई जाए, बुज़दार के साथ ही अदम एतमाद लाई जाए, सूरी साहब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाई जाए। इसके ऊपर लंबी बहस थी और बहस इसलिए थी कि उनका ख्याल था कि असद कैसर जो हैं वो वोट रिजेक्ट कर देंगे, कोई ऐसी सिचुएशन पैदा कर देंगे, रूलिंग पास कर देंगे, या वो या सूरी साहब, तो मामला आगे नहीं चलेगा। अल्टीमेटली सेंस ये प्रिवेल की कि अगर असद कैसर नहीं होगा, सूरी नहीं होगा, तो मुराद सईद को बिठा के इजलास करवा देंगे, वो उससे भी कोई और फैसला कर देगा। जो उन्होंने करना है वो तो करना ही करना है। तो इसलिए फ़िलहाल जो फोकस एक नुक्ते के ऊपर है हमारा, उसी के ऊपर रखते हैं। पंजाब की वज़ारत आला के ऊपर इनकी डील हुई परवेज़ इलाही के साथ। परवेज़ इलाही की डील जो थी वो उन्होंने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार ली। अदरवाइज़ काफ लीग के 5 वोट जो अब तकसीम हो के 2 गए हैं नून लीग की तरफ और बाकी रह गए बाहर, वो पाँचों के पाँचों जाने थे इस इत्तेहाद में जो शहबाज शरीफ वाला है। शहबाज शरीफ साहब ख़ुद परवेज़ इलाही को वज़ारत आला की ऑफ़र करके आए थे और काफ लीग ज़्यादा सीटें पंजाब में मांग रही थी नए इलेक्शन में, जो नून लीग उनको नहीं दे रही थी। एन मौके के ऊपर कहा जाता है कि कुछ इन्फ्लुएंस भी किया गया, कहीं से उनको कहा के लाया भी गया, और कुछ शायद खुद मुनिस इलाही का भी दिल आया कि प्राइम मिनिस्टर के साथ अरेंजमेंट करते हैं जहां हमें पंजाब से काफ लीग को ज़्यादा नशिस्तें मिल जाएंगी। उसी दिन तकसीम की बुनियाद पड़ गई और सालिक और तारिक बशीर चीमा ने उसी वक्त चौधरी शुजात को कह दिया और उनकी इजाज़त से उन्होंने नून लीग को यकीन दहानी भी करा दी कि हमने आपसे वादा किया है, आपके साथ खड़े रहेंगे। 19 जनवरी 2022 की मैं आपको ख़बर जो लाइव हमारी समा स्क्रीन पर चल चुकी है वो पूरी कहानी आपको बताई है। फिर वहाँ से इस्टेब्लिशमेंट की कहानी इन हो जाती है कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल तो जानवर होता है, इस्टेब्लिशमेंट हमारा साथ क्यों नहीं दे रही। फिर प्राइम मिनिस्टर ने इंटरव्यू में कह भी दिया कि वो अब न्यूट्रल इसलिए रहना चाहते हैं कि वो जलसों में फिर नून लीग वाले उनका नाम लेते हैं। कल वाली रैलीज़ में जो आर्मी चीफ जनरल बाजवा का नाम लेकर जो कुछ बैनर्स और पोस्टर्स लगाए गए और जो कुछ कहा गया दुरुस्त नहीं है। वो हमारी फ़ौज के इस वक्त सरबराह हैं और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उनको ख़ुद एक्सटेंशन दी थी, किसी ने बाहर से आके नहीं दी थी, बखुशी दी थी। उनको अपना पार्टनर कहते थे कि ये हमारे पार्टनर हैं। एक नेशनल डेवलपमेंट कमेटी बनाई गई थी, उसके अंदर उनको आर्मी चीफ को, अनप्रेसिडेंटेड था, दुरुस्त नहीं था, लेकिन नेशनल डेवलपमेंट कमेटी में आर्मी चीफ को एक रुकन के तौर पर नामज़द किया था कि हर प्रोसेस में ऑन बोर्ड रहें। कोरोना वाले मामले में वो जनरल हमूद कर रहा था, लोकस वाले मामले में फ़ौज कर रही थी, कराची के नालों से वो पानी निकाल रहे थे। लेकिन अब वो फ़ौज जो थी न्यूट्रल होके, तो वो जानवर उसको उससे तशबीह दे दी गई। जब धरना दे रहे थे इमरान खान और उस वक्त अंपायर की उंगली का एक जुमला उन्होंने बोला था, मैं वो दिखाना इसलिए चाहता हूँ कि जब ज़रूरत पड़े उस वक्त तो वो फ़ौज को गले लगा के हम कहते हैं हमें कंधों पे बिठाओ और इक़्तिदार की मसनद पे बिठा दो। जब नाराज़ी होती है तो नून लीग वाले भी नारे लगाते हैं जो 30 साल से उनकी सर पे बैठ के ऊपर हुकूमत कर रहे थे। जब उनको भी गिराया था तो मुझे क्यों निकाला वाली सूरत थी। तो एक असूल इस्टेब्लिश कर लें, फ़ौज का काम करे और सियासतदान वाला काम करें पार्लियामेंट में बैठ के। जब बैसाखियों की ज़रूरत होती है फिर उधर देखते हैं, जब मुश्किल पड़ती है तो उधर देखते हैं, और जब कोई मसाइल पैदा होते हैं तो फिर गालियाँ निकालते हैं। ये दुरुस्त तरीका नहीं है।
प्राइम मिनिस्टर इमरान खान खुद क्या कहते थे वो मेरा दिल कह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा हफ्ते की रात को अंपायर की उंगली ऊपर चली जाएगी। ये जरा स्टेटमेंट दोबारा सुनाइएगा जी, शायद समझ आसानी से आ जाए, दोबारा दिखाइएगा। मेरा दिल कह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा हफ्ते की रात को अंपायर की उंगली ऊपर चली जाएगी। अब की बार अंपायर की उंगली इतवार की रात को ऊपर गई है। तो मेरे ख्याल में ये कुछ चीज़ें थी जो लॉ के अंदर लिखी हुई थी, ऑर्डर के अंदर लिखी हुई थी, कानून के अंदर लिखी हुई थी। इतवार की रात बड़ा इंटरेस्टिंग था एपिसोड। हम पूरी रात जो थे वो बैठे यहाँ इंतज़ार करते रहे कि क्या होना है, क्या नहीं होना, क्या फ़ैसला आएगा, क्या नहीं फ़ैसला आएगा। और बाज़ चीज़ें तो ऐसी थीं कि बहुत ही खौफनाक थीं कि शायद प्राइम मिनिस्टर से ऑर्डर पास होने लगा है कि अभी आर्मी चीफ को वो सैक करने लगे हैं। दूसरी तरफ से आधी रात को अदालत खुल जाती है, सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रिजन वैन आ जाती हैं, हाई कोर्ट के अंदर दरख्वास्त फ़ाइल हो जाती है कि प्राइम मिनिस्टर को आर्मी चीफ को फायर करने से रोका जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो अपना फ़ैसला था, उस अपने फ़ैसले का आखिरी पैरा वो बहुत से लोगों की नज़रों से शायद ना गुजरा हो। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले के अंदर जहां उन्होंने ये लिखा था कि असम्बली का अमल वहीं से रिस्टोर होगा जहां से टूटा था, वहां आखिरी पैरे के अंदर लिखा था कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का कोई भी एक्शन जो है वो इसी ऑर्डर की रोशनी में देखा जाएगा। उनका वो इख्तियार वो इस्तेमाल करने की कोशिश भी करते तो अदालत से रिवर्स हो जाता, वो एप्लीकेबल नहीं था। तो एक बहुत ही नाखुशगवार सूरत हाल थी, बेयकीनी की, अनसर्टन सिचुएशन और अदारों के तनाव की, एक्चुअल रियल टेंशन्स की, पिंडी और इस्लामाबाद की, जिससे गुजर के हम आज के दिन तक पहुँचे हैं। आज जो मेरे साथ मेहमान शख्सियात हैं, गबोल साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, मलिका बुखारी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमारे पास डिफेंस एनालिस्ट हैं। सबको खुश आमदीद कहता हूँ। मलिका, आपने कौमी असम्बली से तो अब इस्तीफ़े दे दिए हैं, अब स्ट्रैटेजी क्या है, सड़कों पर रहेंगे? नदीम साहब, देखिए, पहली बात तो ये कि आज पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही स्याह दिन है, क्योंकि अगयार से मिलकर बैरूनी साजिश के मुताबिक पाकिस्तान के ऊपर एक मुसल्लत किया गया है एक इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म। पाकिस्तान की आवाम की खुददारी जो है उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। पाकिस्तान की आवाम एक बहादुर खुददार कौम है और वो कभी भी ऐसे मुसल्लत शुदा वज़ीर आज़म को कबूल नहीं करेंगे जो बेल के ऊपर है, जिसके ऊपर अरबा रुपए के करप्शन के केसेस हैं। आप बताइए, आप कितनी देर से जर्नलिज्म कर रहे हैं, क्या इसकी कोई नज़ीर मौजूद है दीगर ममालिक के अंदर, किसी भी जमहूरी मुल्क के अंदर, कि एक बेल के ऊपर करप्शन ज़दा शख्स बैरूने मुल्क की ताकतों के साथ मिलकर पाकिस्तान की आवाम के ऊपर मुसल्लत कर दिया जाए? ऐसी कोई नज़ीर नहीं मिलती। तो सबसे पहले तो स्याह दिन है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर आज़म की क़यादत के अंदर, चेयरमैन तहरीक इंसाफ की क़यादत के अंदर एक बहुत ही अच्छा फ़ैसला किया, क्योंकि हम इस पार्लियामान के अंदर ऐसे आदमी की क़यादत के अंदर, ऐसे आदमी की वज़ारत उज़्मा के अंदर अपने आप को पार्लियामान में शामिल नहीं कर चाहते। आपने कल के जलसे देखे नदीम साहब, पाकिस्तान की आवाम ने अदालत के अंदर, हमने उनकी अदालत में अपना मुकदमा पेश किया, उन्होंने बता दिया है कि हम खुददार हैं, हम साबिक वज़ीर आज़म के साथ खुददारी के ऊपर खड़े हैं, हम बेगर्स नहीं हैं, हम महकूम नहीं हैं, हम गुलाम नहीं हैं, हम आज़ाद कौम हैं और आज़ाद फैसले करेंगे। पहली बात तो ये। फिर आपने दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें की और उनका जवाब देना बहुत ज़रूरी है रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए। आपने बात की कि पाकिस्तान की जो अफवाज है, ये जो हमारे आईनी इदारे हैं, उसके ऊपर कोई मुहिम चलाई जा रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जमात नहीं है, ना हमारे पार्टी किसी मेंबर। नदीम साहब मुकम्मल कर लूं, नदीम साहब मुकम्मल कर लूं, छोटे छोटे निकाल के मैं टीवी पे नहीं डाल सकता, मेरे से इशू आएगा। मुकम्मल कर लूं। देखिए नदीम साहब, ना पार्टी किसी मेंबर ने, किसी साबिक एमएनए ने, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, किसी ने भी ऑफिशियली या गैर अपने प्राइवेट सर्कल्स में, हमने कभी भी अपने आईनी इदारे को मुतनाज़ा नहीं बनाया और ना ही सालमियत के मुहाफ़िज़ों को मुतनाज़ा बनाएंगे। जो भी ये कर रहा है उसकी मज़म्मत करते हैं। जो जलसों में लोग थे वो तो कहीं इंडिया से आए होंगे, प्रोग्राम से जलसों में लोग इंडिया से आए होंगे। देखिए नदीम साहब, पाकिस्तान की आवाम को आपके प्रोग्राम से हम कह रहे हैं
हम वाजे कर रहे हैं कि आप अपने आईनी इदारों को मुतनाज़ा ना बनाइए। हम मरियम नवाज शरीफ वाला बयानिया मुजामत और मुफाहमत का नहीं चलाएंगे। स्टेटमेंट्स हैं, मैं यहाँ रोकूंगा आपको। जो मेरे पास रिकॉर्डेड कैमरे के ऊपर स्टेटमेंट्स हैं, मैं स्क्रीन पे आपको नहीं दिखा सकता, सोशल मीडिया पे हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन मैं नहीं चलाऊंगा क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा नेक्स्ट लेवल चले जाएगा। मैं गबोल साहब आपसे भी नदीम साहब, आपने आर्मी चीफ के ऊपर एक और बात की थी, बड़ी इंपॉर्टेंट है वजाहत। गबोल साहब आपकी इजाज़त से देखिए, ऑन रिकॉर्ड मैं कहना चाहती हूँ कि इस बात के अंदर कोई सदाकत नहीं है कि साबिक वजीर आज़म पाकिस्तान की फौज के सिपा सालार को उनके ओहदे या मनसब से हटाना चाहते थे। इस बात के अंदर कोई सदाकत नहीं है। ये सारी खबरें झूठ के ऊपर मबनी हैं। हमने हमेशा आईनी इदारों का एहतराम किया, आईनी इदारों ने मावनत दी है हमें, हम उनके शुक्रगुजार हैं। जब हम अपने दौरे हुकूमत में थे, आईनी इदारों ने मावनत दी, अपने दायरे कार में रहे, हम अपने दायरे कार में रहे। मैं एज ए जर्नलिस्ट मैंने इस खबर की तहकीक की, बीबीसी ने खबर शाया की थी, बीबीसी की खबर के बाद ISPR ने इसको स्ट्रांगली इसका रिबटल जारी कर दिया। उन्होंने कहा 31 मार्च के बाद आर्मी चीफ की प्राइम मिनिस्टर के साथ कोई मीटिंग नहीं हुई। खबर का एक तासुर ये था कि रात को 10 बजे के करीब एक हेलीकॉप्टर के अंदर आर्मी चीफ और DGI वहाँ गए और उसके बाद कुछ ऐसी सूरत हाल पैदा हुई। मैं फैक्ट्स के ऊपर मबनी जो तहकीक है वो बता रहा हूँ, जिसमें PTI के सरकर्दा लोग और इस्टेब्लिशमेंट के भी सीनियर तरीन लोगों से क्रॉस चेक करके मैं ये ख़बर आपको बता रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर को उनके बहुत करीबी सर्कल्स में से, जिसमें उनका कोई मशीर या वज़ीर शामिल हो सकता है, नाम नहीं ले रहा, जानबूझ के उकसा रहा था कि आर्मी चीफ और DGI को फायर कर दें। मैंने यहाँ लाइव ट्रांसमिशन में बैठ के बोला था कि नवाज़ शरीफ को जिसने उकसाया था उसने कहा था मियाँ साहब कड़ कड़ाके दो, उसके बाद मियाँ साहब के कड़ाके निकल गए थे। ये एक ऑर्गेनाइज पावरफुल इंस्टीट्यूशन है और एक वीक पॉलिटिकल गवर्नमेंट हमारा माजी है, 3-4 मार्शल लॉ लगती है, इस तरह की कन्फ्रंटेशन अफोर्ड नहीं कर सकती। मैं यहाँ ऑन एयर बैठ के कहता रहा कि शायद PTI के अंदर से सेनर एलिमेंट प्रिवेल करेंगे, प्राइम मिनिस्टर को बोलेंगे कि ऐसा मशीर जो आपको उकसा रहा है या ऐसा वज़ीर जो आपको कुछ डबल एजेंट का भी रोल था किसी का, वो उससे आप परे हटें, बचें उससे, लेकिन वो हटा नहीं गया। ये चीज़ कंटिन्यू कर रही थी, प्रिवेल कर रही थी। और उसके बाद सोशल मीडिया अकाउंट से जो एक उसी शख्स से रिलेट करते हैं, कुछ तो उसमें से बच्चे हैं, नौजवान हैं जिनको यूज़ किया जाता है, लेकिन मैं जिस शख्स की बात कर रहा हूँ वो वज़ीर आज़म के मशीर या उनके वज़ीर की हैसियत रखता है। वो उनको इंसाइट कर रहा था कि फारग करो बाजवा नू तो फारग करो DGI नू। मैं बहुत जिम्मेदारी से बता रहा हूँ और मैं बहुत सीनियर लोगों से इसके ऊपर बात करके आपको बता रहा हूँ। इसके ऊपर सलमान मसूद न्यूयॉर्क टाइम में लिखते हैं, उन्होंने इसके ऊपर ट्वीट की, मैंने खुद ज़ाती तौर पर उन लोगों से क्रॉस चेक किया और उसके बाद ये बात बता रहा हूँ। ये बात है जो हमारे इदारों में से बाज़ इंटेलिजेंस इदारों तक पहुँची है, जिसके बाद तनाव वाली कैफियत पैदा हुई और ये कैफियत पिछले 2 हफ्ते से इस्लामाबाद में मौजूद थी, जिसको डिस्पेल कर सकते थे प्राइम मिनिस्टर ने किया। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा से इसके ऊपर रद्दमल ले लूँ। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा, ये 24 मार्च को 23 मार्च से अगले दिन पहला इजलास था जो इस हवाले से जहाँ ये डिस्कशन सामने आई थी। मैं बहुत ज़िम्मेदार आदमी हूँ, बहुत चीज़ों से मैं परहेज़ करता हूँ, गुरेज़ करता हूँ, लेकिन इस्लामाबाद जिस कैफियत से 2 हफ्ते से गुजरा है वो एक न्यूक्लियर पावर को नहीं गुजरना चाहिए था, हम उससे गुजरे हैं। तो आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, एज ए न्यूक्लियर पावर आपके हथियार आपकी पावर नहीं है, ये आपकी जो क्रेडिबिलिटी है इसका सम टोटल में आपकी लीडरशिप की एबिलिटी टू हैंडल द सिचुएशन और उस वक्त सही फैसला करना, सही टाइम पे फैसला करना और इतने नर्व्स होना, इतना स्ट्रांग होना, वो भी इसमें शामिल है। ये तो आप जिन हालात का जिक्र कर रहे हैं, ये हालात तो पूरी कौम के थे उस वक्त। हम एक अजीब किस्म की तशन्नुज में गिरफ्तार थे सारे। इन हालात में अगर कुछ भी होता, खुदा ना खास्ता दुश्मन कोई भी काम करता, तो हमारे लिए फैसला साजी बहुत बड़ा एक चैलेंज बन के सामने आ जाती। तो ऐसे हालात तो किसी न्यूक्लियर पावर क्या किसी आम ताकत को भी नहीं होने चाहिए। जमहूरी अमल को जमहूरी तरीके से जारी रहना चाहिए। जो जिसके भी जो ग्रीवेंसेस हैं वो हमारे यहाँ एक फोरम है, उसके मुताबिक हल होने चाहिए। लेकिन मैं फिर ये अर्ज करूंगा, सर आपको ये लगा कहीं तासुर आपको नहीं मिला कि जो वज़ीर आज़म का इनर सर्कल था उसके अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट मौजूद थे कि वही जनरल बाजवा, जिसको इमरान खान अपना पार्टनर कहते थे, वही जनरल बाजवा से इतनी दूरी हो गई कि ये स्टेज आ गई कि वो बंदा उसको कह रहा है कि फायर करो आर्मी चीफ को। ये अनफॉर्चुनेट रियलिटी थी इस्लाम की है हमारी कि मैं इसको रूल आउट नहीं कर सकता कि वज़ीर आज़म के गिर्द को एक आध शख्स ऐसा होगा। हमारे यहाँ लोग ऐसे हैं जो
चीज़ को अपनी पूरी गहराई में ना तो समझ सकते हैं ना ही देख सकते हैं। वो सिर्फ छोटे छोटे फायदे के लिए छोटी छोटी बातें करते हैं ये, और इस किस्म की कोई राय देने वाला मैं इसको रूल आउट नहीं कर सकता इसको। और ये आप देखिए बहुत अरसे से ये खबरें गर्दिश करना शुरू हो गई थी कि शायद जनरल बाजवा को फायर कर दिया जाए, उनकी जगह किसी और को चीफ आर्मी स्टाफ बना दिया जाए। और ये कहाँ से हुई, किसने शुरू की, ये मेरा ख्याल है कि हुकूमत वक्त का भी और जो इस वक्त अपोजिशन में इनका भी ये फर्ज है। देखिए पाकिस्तान को आपने जब जिक्र कर रहे हैं, इस कदर शदीद किस्म की अफवाहों की जद में था पाकिस्तान कि उस वक्त लग हो रहा था कि हम एक दूसरे का गला पकड़ा हुआ और गर्दनें काटने में तैयार बैठे हुए हैं और हमें किसी और चीज़ की परवाह नहीं है। ये अगर हम इस तरीके से हमारे जो चलना है हुकूमत ने या अपोजिशन ने, फिर तो आप देखिए कि पाकिस्तान कहाँ जाएगा इसमें। एक सवाल और आपसे पूछ लूँ फिर मैं गबोल साहब की तरफ आऊँगा। एक सर, हमारे यहाँ एक फ़ौज को डिसीजन लेना पड़ेगा, ये सिविलियन ताकत नहीं रखेंगे, हालांकि इख्तियार पार्लियामेंट का है, लेकिन फ़ौज के अंदर से आवाज़ आनी चाहिए कि आर्मी चीफ़ की टर्म 1 ऑफ, नो एक्सटेंशन व्हाटसोएवर, कुछ हो जाए एक ही टर्म में 3 साल कर लें 4 साल कर लें, नो एक्सटेंशन। इसके ऊपर जनरल कियानी का मैंने देखा था कि शायद फ़ौज के लिए पहले 3 सालों में जो बंदा काम कर सकता है एज आर्मी चीफ़, कमाल का काम किया था। अगले 3 सालों में उन्होंने उसका फॉल बैक देखा, उसका फॉल आउट देखा उसका। जनरल बाजवा 3 साल बड़ी गुड बुक्स में रहे हुकूमत की, अगले 3 साल मसाइल का सामना करना पड़ा। तो एज ए रूल इंस्टीट्यूशन को इस बात को तय कर लेना चाहिए कि ये 1 ऑफ अपॉइंटमेंट है, फ़ौज बंदे डिलीवर नहीं करेगी, ना बंदे तोड़ेगी, हम दूर रहेंगे, आप अपना काम करें, जहां हुकूमत को मदद चाहिए, कोरोना है, लोकेस्ट है, आएंगे, लेकिन सियासी मामला से हम दूर हैं। और नो एक्सटेंशन, एक्सटेंशन के ऊपर फ़ौज एक असूल बना ले, रूल बना ले। मेरा ख्याल है कि ये वक्त है हमारे लिए सोचने का, क्योंकि एक्सटेंशन जिस चीफ को भी मिली है, जिस चीफ ने भी ली, वो पीरियड उसके लिए अच्छा साबित नहीं हुआ। आप जनरल कियानी की जैसे जिक्र कर रहे थे, बहुत ज़बरदस्त काम किया उन्होंने टेररिज्म के खिलाफ, फौज के लिए, सब कुछ। लेकिन उसके बाद आके उनके जो थे, उनकी वजह से देखिए कितना शोर उठा उनके जाने के बाद। इसी तरह जनरल बाजवा पहले 3 साल बड़े कामयाबी से चलते रहे, एक्सटेंशन क्यों ली, कैसे दी गई, अब उसको बहुत पीछे छोड़ने के बाद अब इस नतीजे पे पहुंचना जाना चाहिए। आपकी बात सही है कि किसी भी ओहदे के लिए कोई भी शख्स, मेरा नहीं ख्याल कि भाई कोई इंडिस्पेंसिबल होता है, जितना भी अच्छा काम करने वाला हो। मुझे एक छोटा सा अगर इजाज़त दी तो मैं किस्सा सुनाना चाहता हूँ आपको। हमारे बहुत अजीज़ हैं, मेरे मामू लगते हैं, बहुत बड़े ओहदे से जब रिटायर होकर चले गए, तो उन्होंने कहा जी मैं जब जा रहा था तो मुझे ये ख्याल आया कि मेरे जाने के बाद ये इदारा इसी तरह चलता रहेगा और बेहतर चलेगा मुझसे। तो मुझे ख्याल है कि हाँ बेहतर चलेगा, क्योंकि मैंने अपने नायबीन को बड़ा अच्छा ट्रेन किया है। लेकिन सडनली फिर मुझे ख्याल है कि इस इदारे को तो मेरी ज़रूरत नहीं है, तो आई बिकेम डिप्रेस्ड। मेरा ख्याल है कि अगर हम जिस तरीके से फ़ौज में तो तरबियत ही सारी चलती है, ऐसी है इसमें, तो मेरा ख्याल है कि ये वक्त आ गया है कि फ़ौज खुद भी ये सोचे और ये फैसला कर लें कि किसी किस्म की कोई एक्सटेंशन नहीं, जो जितना टेन्योर है उसी किसी ने उसमें कोई ना कोई उसमें एक हिकमत है जो बड़ी कामयाबी से चलता रहा और चलता रहना चाहिए उसमें। आज मैं गबोल साहब से भी पूछना है, लेकिन मैं एक चीज़ बड़ी ज़िम्मेदारी से ऑनर बताऊंगा कि मेरी तवक्को है कि ये बयान जनरल बाजवा की अपनी ज़बानी आएगा कि फ़ौज से आइंदा ना वो एक्सटेंशन लेंगे तो ना कोई आइंदा आर्मी चीफ लेगा। फ़ौज इसके ऊपर तजवीज़ करेगी हुकूमत को कि कानून साजी करें। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्ट अबाउट इट कि ये बयान खुद आर्मी चीफ जनरल बाजवा दें या इस तजवीज़ को हुकूमत के सामने रखें कि इसको एक लेजिस्लेशन के ज़रिए कानून साजी कर दी जाए कि कोई बंदा आइंदा से एक्सटेंशन का उम्मीदवार ही नहीं होगा। एक टर्म, उसके बाद कुछ भी हालात हो, चाहे जंग चल रही हो, लेकिन नेक्स्ट इन लाइन जिसकी बारी है उसको बारी मिलनी चाहिए। आपकी तरफ आता हूँ। ये बड़ा मुश्किल सूरत हाल थी गबोल साहब, बहुत ही मुश्किल कठिन सूरत हाल थी जिससे इस्लामाबाद गुजरा। आपने वो सारी बातें देखी भी होंगी और विटनेस भी की होंगी। क्या ये क्राइसिस अब ख़त्म हो जाएगा या अभी ये कंटिन्यू करेगा? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मलाइका बुखारी साहब ने जो बात की है कि आज स्याह तरीन दिन है, ज़ाहिर है मैं समझता हूँ कि उनको दुख है, उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई और पार्लियामेंट से भी उनको जाना पड़ा। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज 9 बजे के बाद जो ख़तरात के जो बादल मंडला रहे थे हमारे ऊपर, वो ख़त्म हो जाएगा, टोटली ख़त्म हो जाएगा। और परसों रात जो सिचुएशन थी, मैं पिछले 1 महीने से इस्लामाबाद में हूँ, मुझे एक एक चीज़ की खबर है, एक एक चीज़ का पता है क्या चल रहा था 1 महीने से।
अगर तो मैं बार बार अपने शोज़ में कहता हूँ, इमेच्योर गवर्नमेंट, इमेच्योर, देखें नॉन पॉलिटिकल लोग जब आगे आएंगे तो यही हरकत करेंगे। और बिल्कुल आपने सही बात कही कि जो परसों रात जिन लोगों ने मशवरा दिया था, जो अनइलेक्टेड एडवाइज़र था, जो कि हमारी भी नाम लिए बगैर सब लोगों जो हमारी पार्टी में भी था, जो हमारी काबीना में भी था, उस शख्स ने और उसके साथ एक और शख्स ने जो जिस तरीके से वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हाउस में इमरान खान को जो मशवरे दिए, आपको पता है इमरान खान ख़ुद डिसीजन कभी नहीं लेता है, वो हमेशा मशावरत करता है। और अफसोस ये है कि पिछले 3.5 साल से उन लोगों से मशवरे ले रहा था जिनको खुद नहीं पता है कि इस मसले का हल क्या है। तो ये आज का दिन जो उनको देखना पड़ रहा था इमरान खान को, इन्हीं मुशीरों की वजह से, इन्हीं लोगों की वजह से, मैं समझता हूँ कि वो ख़तरात जो मंडला रहे थे वो अब ख़त्म हो गए हैं। नया दौर शुरू हो गया है। ये बार बार कहते हैं हम नया पाकिस्तान बनाएंगे, हम कहते हैं ये इलेक्शन के लिए अब ये हमें पता है क्या करने जा रहे हैं, ये सड़कों पे निकलेंगे। हम कहते हैं निकले आप, हम भी सड़कों पे पिछले 3.5 साल निकले, लेकिन ये सड़कों पे निकलेंगे तो इनके लिए नहीं बल्कि मुल्क के लिए। देखें आज डॉलर 190 से 181 पर आ गया, क्यों आया, क्यों हालात बेहतरी की तरफ आ रहे हैं। ये सड़कों पे निकलेंगे, ये अपने लिए और मुसीबत पैदा करेंगे, मुल्क के लिए मुसीबत। एक ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर हेट कैंपेन, मैं इसके ऊपर ज़रूर कहना चाहता हूँ, ये PMLN के दौर में शुरू हुई थी और फिर फ़ौज और हुकूमत के टकराव की एक बड़ी वजह ट्वीट्स बनी थी। एक ट्वीट फ़ौज की तरफ से भी आई जिसको वापस कराया गया और वो कंट्रोवर्सी को एक नेक्स्ट लेवल पे चली गई। उसके बाद नून लीग की क़यादत की कभी फ़ौज से बनी नहीं। ये ट्वीट्स करना, अपने आप को एक्सप्रेस करना बुरी बात नहीं है, लेकिन जिन बच्चों को सोशल मीडिया सेल्स में भर्ती किया जाता है, इसमें नून लीग और PTI बहुत बड़े कसूरवार हैं। PTI इसको बहुत ऊपर ले गई है। इस चीज़ को अपना बयानिया सियासी जमात को बिल्ड करने के लिए इन अकाउंट्स को इस्तेमाल करना चाहिए, मुखालफिन की किरदार कुशी के लिए, अपने से बाप की उम्र के या माँ की उम्र की औरत या मर्द को गाली निकालने के लिए और बेहूदगी फैलाने के लिए नहीं करना चाहिए और नफ़रत फैलाने के लिए नहीं करना चाहिए। PTI के मैंने 2 वज़रा जो थे उनकी पुअर परफॉर्मेंस के ऊपर तनकीद की, तो 4 साल पहले इन्होंने एक PMLN की MP शादीशुदा खातून है जिसके खावंद का भी नाम नदीम मलिक है। अब मैं जितनी दफ़ा ख़बर करता हूँ तो मेरे अकाउंट के नीचे पहले गालियाँ लिखते हैं और गालियाँ लिखने के साथ उस खातून की तस्वीर छापते हैं जो शादीशुदा खातून है कि ये इसकी बीवी नून लीग की MP है। वो तोहमत बुहतान क्या होता है जो इमरान खान सारा दिन रियासत मदीना के लेक्चर देता है, वो रियासत मदीना का लेक्चर एक दफ़ा इन सोशल मीडिया टीम वालों को भी दे। मैं जस्ट एक विक्टिम हूँ और मेरे से मुझे बहुत ज़्यादा इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता कि आदमी को फिर भी बचत मिल जाती है इन चीज़ों से, लोग हंस के मजाक करके चले जाते हैं। लेकिन वो लड़कियाँ जो प्रोग्राम कंडक्ट करती हैं उसको जब आप नीचे वो लफ्ज़ इस्तेमाल करें जो शहबाज गिल ने, एक लड़की ने यहाँ सुप्रीम कोर्ट के बाहर सवाल कर लिया था तो उसने इस्तेमाल किया था कि पंजाबी का लफ्ज़ है इसका ये मतलब है, उसका वो मतलब नहीं है, बहुत बेहुदा बदतरीन मतलब है उसका, वो लिखा जाता है लफ्ज़। और उससे भी गंदे लफ्ज़ उन लड़कियों के नीचे जो प्रोग्राम एंकर कर रही होती हैं, कंडक्ट कर रही होती हैं। तो अपने कौम के बच्चों को वो अखलाकियात ना सिखाएँ जो इस्लाम में, दीन में नहीं है। इसमें इमरान खान कसूरवार हैं, इसमें नून लीग कसूरवार है। तो अल्लाह से तौबा भी करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। ये दिन देखना पड़ता है तो इसमें कुछ गलतियाँ शामिल होती हैं, उन गलतियों की इस्लाह कर लें। दोबारा आपकी तरफ आ रहा हूँ जी मलिका बुखारी, अब मामला आगे कैसे चलेंगे? इतनी पोलराइजेशन नहीं होनी चाहिए कि हम एक दूसरे के ऊपर कुफर के फतवे और गद्दारी के फतवे लगा दें। देखिए वेल तो आपने बहुत सारी बातें कर दी, बहुत ज़रूरी है। देखिए नदीम साहब, आप अपने सारे प्रोग्राम को मफरूज़ों के ऊपर आगे बढ़ा रहे हैं। माज़रत के साथ आपका बहुत एहतराम करते हैं, आप बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और मैं आपका ज़ाती तौर पर बहुत एहतराम करती हूँ, लेकिन आप अपने प्रोग्राम को मफरूज़ों पर आगे चढ़ा रहे हैं कि अनइलेक्टेड एडवाइज़र है उसका नाम नहीं ले रहे, उसने ये वज़ीर आज़म को एडवाइस किया। खुदारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मुहिब वतन, अपनी अफवाद से मोहब्बत करने वाली पार्टी है। आप मुहिब वतन है, आप में से कोई गद्दार नहीं। मैं नदीम साहब, मैं देखिए मुकम्मल कर लूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर और फ़ौज के सिपा सालार या अफवाज पाकिस्तान या मुसल्लह अफवाज के इदारों के अंदर इस किस्म की जो तफरीक फैलाई जा रही है, आई थिंक
वो ठीक नहीं है, वो बिल्कुल ठीक नहीं। नदीम साहब देखिए इसके अंदर कोई सदाकत नहीं मुकम्मल कर, मैं जो खबर दे रहा हूं नदीम साहब उसमें सदाकत राइट है, आपने उसको डिनाई करना आपका आपने कह दिया, मैं जवाब मैं अपनी खबर पे स्टैंड करता हूं, ठीक है, और मैं कहती हूं कि इसमें कोई सदाकत नहीं है, वेल इन्वेस्टिगेटेड है और वेल डॉक्यूमेंटेड है, इसमें कोई सदाकत नहीं। मैं पाकिस्तान आपकी टॉक शो पे कह रही हूं। उसके अलावा जहां तक हेट कैंपेन की बात है नदीम साहब, आप मुताला कर लीजिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स का। वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनकर ट्वीट कर रहे हैं उनका नहीं, वो जो ऑफिशियल अकाउंट्स हैं। हमने हमेशा अफवाज पाकिस्तान की फौज के सिपा सालार का दिफा किया है, उन मौकों पर दिफा किया है जब मरियम नवाज शरीफ और उसके वालिद साबिक वजीर आजम जो पाकिस्तान से भाग चुके हैं और अब आना चाहते हैं, बीमारी का बहाना करके गए थे, आना चाहते हैं, वो डायरेक्ट अटैक करते थे। ये जो वर्दी है और जो बातें मरियम ने की वर्दी के बारे में, गुंडागर्दी के बारे में, दहशतगर्दी के बारे में, कोई भी पाकिस्तानी जुर्रत नहीं कर सकता और ऐसा दिल नहीं रखता कि अपनी अफवाज के बारे में ऐसी घटिया बातें करे। मरियम की बातें ऑन रिकॉर्ड हैं। उसके अलावा इन्होंने अपनी पूरी पार्टी से एक तहरीक चलवाई आईनी इदारों के खिलाफ। हम वो पार्टी नहीं है गबोल साहब, आपसे भी बारहा इसकी वजाहत पेश हुकूमत लेने के लिए फौज की मदद चाहिए होती है, जब जारी हो तो गाली निकालना सूट करता है। तो ये प्रोफेशनल रिलेशन फौज की भी कसूर है, फौज अपने प्रोफेशनल मामलात में ही रहे, वो क्यों आती है इस मामले में? नहीं, लेकिन नदीम मलिक साहब मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि टॉक शोज़ में जो है हम मोस्टली फ़ौज के ऊपर ही जिक्र कर रहे हैं। देखें ये रैलीज के अंदर प्ले कार्ड्स और बैनर्स, हाँ रैली देखें, जो कुछ नारे लगे हैं। कल जो कराची में भी हुआ है, लाहौर में हुआ है, मैंने खुद पर्सनली देखा है, वीडियोस मेरे पास आए हैं और वो नारे सुने आपने? नारे भी सुने और वो मैं नारे दोहराना नहीं चाहता हूँ। वो तो ऐसा लग रहा था कश्मीर के अंदर जो इंडिया का कश्मीर है वहाँ पे जिस तरह के नारे लगते हैं और आप हम मांगे आज़ादी, आप किससे आज़ादी मांग रहे हैं? आप तो मकसद वो बात कर रहे हैं, वो स्लोगन अपने लोगों को दे रहे हैं कि आप आज़ादी किससे मांग रहे हैं? आप पाकिस्तानी होकर पाकिस्तान से आज़ादी मांग रहे हैं। ये पोलराइजेशन खतरनाक है। कह रहा हूं कि ये पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं। अच्छा, मैं यही कह रहा हूँ कि खतरनाक है और हमें चाहिए कि हम अपने टॉक शोज़ में हम ना इन चीज़ों को, चाहे फैक्ट हो जो आप कह रहे हैं, चाहे मलाइका कह रही है कि मकरूज़े पर हम अपनी ये बात करें, वैसे भी नहीं करना चाहिए। आपको पता है, आप भारतीय मीडिया देख रहे हैं, आप भारतीय मीडिया के अंदर हमारा पाकिस्तान का नाम उन्होंने बनाना रिपब्लिक रख दिया। इतना बड़ा उन्होंने, कल में था उनके एक शो में, इतना बड़ा, मतलब मुझे इतना दुख हो रहा था कि हम अपने मुल्क को डिफेंड कर रहे हैं, हम अपने अफवाज को डिफेंड कर रहे हैं और हमारे ही लोग जो हैं अपने ही पार्टी को कह रहे हैं कि जाओ और ये नारे लगाओ। ये शहबाज गिल जो बदतमीजी करता था, ये शहबाज गिल जो गालियां देता था, जिसकी अभी आपने जिक्र की, ये किसके कहने पर देता था? मुझे पता है किसके कहने पर देता था। ये स्टार्टिंग फ्रॉम द लीडरशिप जो है कहा जाए, शाबाश बेटा, आज तुमने नदीम मलिक के शो में जो बात की है, शाबाश, अच्छी गालियां निकाली तुमने, अच्छी बात की है, और उनको जो है प्रमोट किया जाता है। ये मैं हकीकत आपको कह रहा हूं, मुझे पता है। मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापसी पे जनरल गुलाम मुस्तफा, इसके ऊपर कोई पॉलिसी होनी चाहिए जिसमें सियासी जमातों की लीडरशिप, और ये गद्दार नहीं है, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, ये पाकिस्तानी है लेकिन अपनी सियासत का चमकाने की खातिर कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं कि ये नहीं सोचते कि उसका पाकिस्तान के मुस्तकबिल पे क्या असर पड़ता है, हम अंदर से कितना खोखला होते जा रहे हैं। ब्रेक ले लें, जनरल गुलाम मुस्तफा से शुरू करेंगे। वेलकम बैक। जनरल गुलाम मुस्तफा, आप कुछ बताइए, अब ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है इसका लेवल नेक्स्ट है, लेकिन पाकिस्तान जो हमने देखा है पिछले चंद सालों में, 5 से 7 साल के अंदर, पहले शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली वो सबसे बड़े चोर और डाकू इमरान खान ने साबित किए, आज उन्हीं को वापस हुकूमत मिली है, लेकिन यहाँ से आगे जाना कैसे है कोई पता नहीं है मुझे। पूरी कौम आदि बढ़ चुकी है, आपका इदारा बढ़ चुका है, आपके रिटायर्ड लोग मुझे मैसेज करते हैं, जनरल साहब आपके कई साथी रिटायर्ड जनरल एयर मार्शल्स वो मुझे मैसेज कर रहे होते हैं, मुझे पता नहीं कि मैं उनको क्या जवाब दूँ। इतनी पोलराइजेशन मैंने कभी नहीं देखी जितनी अब हो गई है। देखिए, अगर आपको याद हो, अभी के प्रोग्राम में जब ये पीडीएम बनी थी तो मैंने एक कर्ज की थी कि भाई ये डायलॉग के जरिए ही मसला हल होगा और कुछ शख्सियात के बीच में पढ़ के सब लोगों को एक साथ बिठा के बातचीत करें और जो भी मसाइल है उनका कोई एक मुतफ़िका हल ढूंढ के आगे चलें, उससे हम आगे। अगर आपको याद हो, आपके मेरे ख्याल आपसे, तो उससे मुझे बहुत क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था। ठीक है, आज फिर हम जिन हालात का शिकार हैं इस वक्त, अब जो भी पार्टी हुकूमत में है या हुकूमत से बाहर है, किसी का काम नहीं चल सकता। मैं डरता हूँ इसलिए कि जो जिस दौर से हम गुजरे हैं पिछले चंद हफ्तों में, इससे आगे टेंशन बढ़ने का अंदेशा है और ये जो हालात हैं मुल्क के, इनके बिगड़ने का अंदेशा है।
एक हमने चैप्टर तो क्लोज कर लिया, लेकिन किताब अभी तक हमारे वहाँ पूरी तरह खत्म नहीं हुई। इसमें मुझे डर है। अब ये वक्त है कि हम मिलकर बैठ के बात करें। देखिए, फौज के बारे में बात करना चाहता हूँ। मेरे वालिद 65 की जंग लड़ी और उसमें चूंकि पूरी कौम साथ थी तो हम किसी किस्म का कोई फिक्र फाका में नहीं था। 71 मैंने लड़ी जब कौम मेरे साथ नहीं थी इस पाकिस्तान में। जो मेरा शेर हुआ मैं जानता हूँ। फौज की सबसे बड़ी ताकत उसके हथियार नहीं है। फौज की सबसे बड़ी ताकत यह है कि उसके अवाम किस हद तक उसके साथ जुड़े हुए हैं। जब तक अवाम टोटली फौज के साथ हैं, फौज किसी भी खतरे से टकरा सकती है। दूसरी चीज ये है कि फौज में जो रहते हैं वो वर्दी पहने हुए मट्टी के मादू नहीं, हम इंसान है वो लोग। उनका कोई ख्याल तो कर लें। जो बेचारे मोर्चों पे बैठे हुए हमारे लिए जानों की कुर्बानियां देने के तैयार है। मेरे बेटा भतीजे आज भी कहीं कोई कहीं लड़ रहा है, कोई कहीं लड़ रहा है। इसमें हम उनका ख्याल भी हमें नहीं आता इस चीज का कि भाई ठीक है, आपकी सियासी इख्तलाफात को आप उस हद तक क्यों लेके जा रहे हैं, जो भी लेके जा रहे हैं। मेरे पास प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, लेकिन मैं आपकी बात पे ही कंक्लूड करूंगा कि फौज के अंदर भी मेरे और आपके बेटे हैं, इसी कौम के बेटे हैं जो वर्दी पहन के जाते हैं और उनको एक की जाती है कि आपने कौम का दिफा करना है। उनके ऊपर कुछ ऐसा मत कहें जिससे उनके इदारे के ऊपर, उनकी वर्दी के ऊपर हर्फ आए और पाकिस्तान का दिफा जो है, उसकी यूनिटी और उसका इस्तेहकाम जो है वो कमज़ोर पड़े। सियासत चलती रहेगी लेकिन इदारे को कमज़ोर नहीं करना चाहिए। यहीं से आज का प्रोग्राम ख़त्म करूँगा। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा, नबील गबोल साहब, मलिका बुखारी, आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।